Hello friends, welcome to this channel. So in today's session we are going to discuss our BRBL Module B Quick Revision. So Module B में दोस्तों यूनिट नंबर 9 से लेकर यूनिट 13 तक हमारे पास 5 यूनिट है जिसको हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे। दोस्तों मैं आपके लिए टेबलर फॉर्मेट लेकर आया हूँ। तो टेबल फॉर्मेट में दोस्तों मैंने समराइज किया है फैक्टों को और आपको मैं क्विकली रिवाइज करा दूंगा सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। यानी जो आपके बुक में 50 से 60 पेज में या 100 पेज में दिया गया है उसको मात्र मैं कुछ स्लाइड्स में आपको प्रेजेंट करके समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों अंतिम तक बने रहिए और फिर यदि आपको इस तरह के और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 9 वो बेस्ड है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले एक्ट का पर्पज़ की बात करते हैं। इस एक्ट का पर्पज़ है कि मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना और जो भी प्रॉपर्टी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है या उसे डिराइव हुआ है उसे कन्फिस्केट करना। अब जरा रूल्स की बात करते हैं। ये रूल 2004 में फ्रेम हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और RBI की कंसल्टेशन से ये फ्रेम हुआ था। मनी लॉन्ड्रिंग का डेफिनेशन क्या है? तो दोस्तों PMLA एक्ट 2012 यानी प्राइम मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2012, ठीक है, इसके द्वारा इनलार्ज किया गया इसके डेफिनेशन को ताकि इसके अंदर कौन कौन से एक्टिविटीज़ लाया गया। देखिए पहले जो डेफिनेशन था वो तो था, ठीक है, जो 2002 में आया था, लेकिन इसके बाद 2012 में इसका डेफिनेशन इनलार्ज किया गया जिसके अंदर कंसीलमेंट, एक्विजिशन, पोजीशन इन सभी को जोड़ा गया। दोस्तों डायरेक्टर का पावर क्या होता है? डायरेक्टर का पावर जो है वो अमेंडमेंट में प्रोवाइड किया गया ताकि वो फाइन को इम्पोज कर सके और यदि एक्ट से नॉन कंप्लाइंस होगा तो डायरेक्टर को पावर दिया गया दोस्तों कि इस अमेंडमेंट के द्वारा जो हमारा 2012 का अमेंडमेंट हुआ था ना उसमें डायरेक्टर को पावर दिया गया कि वो फाइन इम्पोज कर सकता है कि यदि कोई इस एक्ट से नॉन कंप्लाइंस नहीं करेगा तो उसके लिए फ़ाइन है। दोस्तों बात करते हैं ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग की। तो यदि किसी ने मनी लॉन्ड्रिंग के ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, तो यदि कोई पर्सन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अटेम्प्ट करता है, असिस्ट करता है या वो इन्वॉल्व है ऐसे एक्टिविटीज़ में जो कि क्राइम से रिलेटेड है तो उसे ऑफेंस माना जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग का। पनिशमेंट की बात करें तो दोस्तों 3 साल से कम का इम्प्रिजमेंट नहीं होता है, मतलब जेल जो होती है वो 3 साल से ज़्यादा की होती है जिसको 7 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है और कुछ फाइन लगते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक जो फाइन्स है वो मैंने आपको समझाया। दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड से रिगार्डिंग ये जो ऑब्लिगेशन है हमारा मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड वो कब तक है। तो दोस्तों इसके अंदर कुछ रिपोर्टिंग एंटिटीज़ होते हैं। तो प्रत्येक रिपोर्टेड एंटिटीज़ को सारे ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना है। इसके अंदर दोस्तों जो भी ट्रांजैक्शन कवर्ड है उसका जानकारी रखना है और दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन जो है ऐसे ट्रांजैक्शन का वो डायरेक्टर को प्रोवाइड करेगी विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम। जो भी इन्फॉर्मेशन मेंटेन करना है, फर्निश करना है और वेरीफाई करना है उसे कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और रिकॉर्ड कम से कम 5 साल के लिए रखाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है किसी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को या क्लास ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है इस ऑब्लिगेशन के अंदर, इस ऑब्लिगेशन से। ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा कर सकती है। ऑब्लिगेशन क्या है दोस्तों कि रिकॉर्ड 5 साल के लिए मेंटेन करना है। किसे मेंटेन करना है? तो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को मेंटेन करना है। तो फ्रेंड्स लेसन को आगे बढ़ाने से पहले जो हमारे CIB के एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ में CIB 2023 के पेड प्रोग्राम के बारे में बताना चाहता हूं। बेसिकली दोस्तों आपको यदि 200 से 250 MCQs पर यूनिट चाहिए, यानी दोस्तों कुल मिलाकर 3000 से 4000 MCQs की रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों यदि आपको कंसाइज नोट्स इस तरह के जो मैं आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ क्विक रिविजन सेशन का उसका PDF, और दोस्तों आपको यदि वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट है, CIB का एक प्रिपरेशन चाहिए अच्छे तरीके का, तो आप हमारे पेड कोर्स का हिस्सा हो सकते हैं। डिटेल जानकारी के लिए दोस्तों आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों PMLA एक्ट को कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखते हैं इन्हांस ड्यू डिलिजेंस का। तो देखिए ड्यू डिलिजेंस में इन्हांसमेंट में क्या क्या किया गया। जितने भी रिपोर्टिंग एंटिटीज़ हैं वो क्लाइंट के आइडेंटिटी को वेरीफाई करेंगे जो कि ऐसे ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं। एडिशनल स्टेप लेंगे, रिपोर्टिंग एंटिटीज़ ऑनरशिप को एग्जामिन करेंगे, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ क्लाइंट के फाइनेंशियल पोजीशन को एग्जामिन करेंगे, वो पर्पज़ को रिकॉर्ड करेंगे कि क्यों ये ट्रांजेक्शन किया जा रहा है और क्या नेचर है, क्या रिलेशनशिप है ट्रांजेक्शन पार्टीज़ के बीच में। यदि कोई क्लाइंट ऐसा डिटेल नहीं फुलफिल करता है, ऐसे कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो रिपोर्टिंग एंटिटीज़ जो है ये ट्रांजेक्शन को नहीं होने देंगे। यदि कोई स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है या ऐसा सीरीज है ट्रांजैक्शन का जो कि एक क्लाइंट अंडरटेक कर रहा है वो सस्पिशियस है तो रिपोर्टिंग एंटिटीज जो है फ्यूचर मॉनिटरिंग को भी बढ़ा सकता है। तो दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है जब भी आप अप्लाई किया जाएगा तो इन्फॉर्मेशन के साथ ड्यू डिलिजेंस जो अप्लाई किया जाएगा दोस्तों वो कम से कम 5 साल के लिए इसके ऐसे इन्फॉर्मेशन को रखा जाएगा। प्लीज़ रिमेंबर 5 साल का हमारा रिकॉर्डिंग होता है। दोस्तों कौन कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन करना है? तो प्रत्येक रिपोर्टिंग एंटिटीज़ को सारी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड मेंटेन करना है जिसमें कैश ट्रांजेक्शन इसका वैल्यू 10 लाख से ऊपर है या इसके इक्विवेलेंट है फॉरेन करेंसी में। दोस्तों ऐसा मान लीजिए कोई सीरीज ऑफ कैश ट्रांजेक्शन है जो कि
10 लाख से कम है या इसके इक्विवेलेंट है, लेकिन जो सीरीज है वो 1 महीना के अंदर हुआ हो, ठीक है, या कहने का मतलब जो मंथली एग्रीगेट है वो 10 लाख से ज़्यादा हो, जो फिर ये दूसरा केस हो गया। तीसरा केस है दोस्तों वैसा ट्रांजेक्शन जो कि किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसीट मिला हो, इसका वैल्यू जो है 10 लाख से ऊपर हो। मान लीजिए कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 10 लाख से ऊपर का कहीं से रिसीट मिला, फॉरेन करेंसी में मिला या कैश में मिला, और जैसा ऐसा कोई भी कैश ट्रांजेक्शन जो कि फोर्ज हो, काउंटरफिट करेंसी नोट हो, या बैंक नोट को यूज़ किया गया है, काउंटरफिट करेंसी उसको जेन्युइन रूप में यूज़ किया गया है, या जितने भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन होते हैं चाहे वो कैश में हो या ना हो, इन सभी के रिकॉर्ड को मेंटेन करना है। तो दोस्तों इससे सवाल पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है। तो ये क्विक समरी है दोस्तों, जहाँ सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैं समराइज करके आपको बता रहा हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन की। कोई भी विड्रॉल या कैश में कोई डिपॉजिट जो है एक प्रिस्क्राइब अमाउंट को यदि एक्सीड करेगा, ठीक है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कहा जाएगा, या रेमिटेंस होगा। ये सभी हमारी स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है जिनका रिकॉर्ड मेंटेन करना है। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह का ट्रांजैक्शन है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग क्या होगा, और क्लाइंट आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन क्या होगा। दोस्तों बुक में आपको ये टेबल नहीं मिलेगा। इस टेबल को बनाने के लिए इट टेक्स लॉस ऑफ हार्ड वर्क एंड ऑल दिस इन्फॉर्मेशन हैव बीन प्रोवाइडेड इन अ टेबुलर फॉर्मेट, ताकि आप एक झलक आपको मिले तो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। तो इस तरह का PDF दोस्तों मैं अपने जो हमारा थ्योरी PDF रहता है उसमें भी मैं शॉर्ट समरी प्रोवाइड करता हूं, ताकि आपका क्विक रिवीजन जो लास्ट मोमेंट में रिवीजन होता है ना, वो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं तो किस तरह का ट्रांजैक्शन है। उसका पहला कॉलम है, दूसरे कॉलम में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है वो है, तीसरे कॉलम में फ्रीक्वेंसी क्या होगा रिपोर्टिंग का, और चौथे कॉलम में दोस्तों क्लाइंट आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन। पहला मान लीजिए कोई टेलीग्राफिक या वायर ट्रांसफर है, या इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस है, या ट्रांसफर है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड करना है कि नेचर क्या है, अमाउंट क्या है, करेंसी क्या है, डेट क्या है, पार्टीज कौन है। फ्रीक्वेंसी क्या होगा रिपोर्टिंग का, मंथली होगा। क्लाइंट आइडेंटिटी को कैसे वेरीफाई करेंगे, तो आपको क्लाइंट की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है, एड्रेस को वेरीफाई करना है जब भी ये ट्रांजैक्शन हो रहा है। यदि मान लीजिए इंटरनेट ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें भी आपको नेचर, अमाउंट, करेंसी, डेट, पार्टीज देखना है। फ्रीक्वेंसी मंथली होगा, यानी सभी रिपोर्टिंग एंटिटीज जो है मंथली से इसे रिकॉर्ड करेंगे। और दोस्तों इसमें आपको आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, एड्रेस वेरीफाई करना है ट्रांजैक्शन के समय। मान लीजिए कोई लोन है, कोई एडवांस है जिसके अंदर क्रेडिट हो या लोन सब्सिट्यूट हो, इन्वेस्टमेंट्स हो, कंटीजेंट लायबिलिटीज हो, सब्सक्रिप्शन टू डेप्ट इंस्ट्रूमेंट सच एज कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, सिक्योरिटाइज पार्टिसिपेशन, इंटरबैंक पार्टिसिपेशन। तो इसमें भी आपको नेचर, अमाउंट, करेंसी, डेट, पार्टीज सभी कुछ रिकॉर्ड करना है। फ्रीक्वेंसी मंथली होगा, और आपको वेरीफाई करना है आइडेंटिटी को और एड्रेस को ट्रांजैक्शन के समय। दोस्तों उसके अलावा देखिए कुछ क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफ़र हो, इसका वैल्यू 5 लाख से ऊपर हो, या इसका इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी में, तो इसमें भी आपको नेचर, अमाउंट, करेंसी, डेट, पार्टीज देखना है। और इसके बाद दोस्तों आपको फ्रीक्वेंसी जो रिपोर्टिंग करना है वो मंथली करना है। इसमें आइडेंटिटी वेरीफाई करना है, एड्रेस वेरीफाई करना है ट्रांजैक्शन के समय। कोई परचेज या सेल हो किसी पर्सन के द्वारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो कि 50 लाख से ऊपर का हो, 50 लाख से ऊपर का कोई प्रॉपर्टी हो, उसका परचेज या सेल हो, इसमें भी आपको नेचर, अमाउंट, करेंसी, डेट, पार्टीज देखना है। मंथली इसका भी रिपोर्टिंग होगा। कोई रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन इसमें देखना है। रिपोर्टिंग प्रोसीड्यूर देखना है दोस्तों। रिपोर्टिंग प्रोसीड्यूर प्रॉम्प्टली होता है सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के लिए मंथली। और क्लाइंट आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, आपको आइडेंटिटी, करंट एड्रेस, ये सभी परमानेंट एड्रेस वेरीफाई करना है। जब आप अकाउंट ओपनिंग करते हैं या ट्रांजैक्शन होता है उसको ये सब वेरीफाई करना दोस्तों। चलिए ये था हमारा यूनिट 8 का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने डिस्कशन किया, किस तरह का रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है PMLA एक्ट के अंतर्गत। चलिए हम लोग यूनिट 9 पे आते हैं। ये यूनिट 8 था, सॉरी यूनिट 9 है हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। आइए इसे भी टेबुलर फॉर्मेट में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला है लॉ गवर्निंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो जो हमारा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है दोस्तों, ये लॉ है भारत में जो कि गवर्न करता है मेकिंग, नेगोशिएशन एंड पेमेंट ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इंक्लूडिंग अ कस्टमर चेक बाय बैंकर। यानी दोस्तों ये भारत में लॉ है जो कि किसे गवर्न करता है कि मेकिंग, नेगोशिएशन और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के पेमेंट को, और एक कस्टमर चेक को भी गवर्न करता है। इसमें एक दोस्तों क्या इंसर्ट हुआ वो समझिए, सेक्शन 143 इंसर्ट हुआ। तो इसमें क्या किया गया, कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट है जो कि किसी चेक डिसऑनर को ट्राई कर रहा है, ठीक है, तो वो ऑर्डर कर सकता है कि जो चेक का ड्रॉअर है वो एक कंपेंसेशन पे करेगा जो कि चेक के अमाउंट के 20% से ज़्यादा नहीं होगा। किसे वो कंपेंसेशन पे करेगा, कॉम्प्लेनेंट को, यानी शिकायतकर्ता को। जो इंटरिम कंपेंसेशन होगा यदि उसे 60 दिन के अंदर पेमेंट करना है, ठीक है, कोर्ट के द्वारा, कोर्ट की ऑर्डर जिस दिन से आया उसके 60 दिन के अंदर पेमेंट करना है, और 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है। यदि कोर्ट एक्स्ट्रा 30 दिन भी दे सकती है यदि कोर्ट को लगेगा कि हाँ जो जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है वो सिग्निफिकेंट है। दोस्तों यदि चेक का जो ड्रॉअर है वो एक्यूटेड है तो जो कंप्लेनेंट है वो रिपे करेगा,
ठीक है। इंटरिम कॉम्पेंसेशन अमाउंट विद इन 30 डेज, मतलब वो यदि निर्दोष है ड्रॉअर तो जो कॉम्प्लेनेंट है वो उसे रिपे कर देगा, ठीक है, 60 दिन के अंदर। और जो इंटरिम कॉम्पेंसेशन पेबल है इस सेक्शन के अंदर उसे रिकवर किया जा सकता है। ये इसको माना जाता है कि CRPC 1973 के सेक्शन 421 के अंदर फाइन माना जाता है। तो याद रखिएगा इस सेक्शन 143 से आपके बुक में अलग से लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए BRBL आप कहते हैं कि LRAB के बराबर है, लेकिन बराबर तो है लेकिन कुछ कुछ नया चीज़ अपडेटेड है। तो यदि आप ये सोच के जा रहे हैं कि JIB मेरा LRAB क्लियर है तो BRBL भी क्लियर है, तो ये गलत है दोस्तों। कुछ कुछ आप देख सकते हैं ये जो सेक्शन 143 ये है आपके LRAB में नहीं लिखा हुआ था JIB में, लेकिन यहाँ पे आपके BRBL में इंसर्ट किया गया है, इसको मतलब समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा सेक्शन 148। इसमें कहा गया दोस्तों कि यदि अपील किसी ड्रॉअर के द्वारा फाइल किया गया है सेक्शन 138 के कन्विक्शन के अगेंस्ट, तो अपीलेट कोर्ट जो है वो अपीलेंट को ऑर्डर करती है कि जो भी सम रहे उसका मिनिमम 20% ऑफ द फाइन डिपॉजिट करेगी या कुछ ऐसा कंपनसेशन डिपॉजिट करेगी जो कि ट्रायल कोर्ट ने अवार्ड किया है। जो एवब अमाउंट होगा उसे 60 दिन के अंदर डिपॉजिट किया जाएगा डेट ऑफ ऑर्डर के, ठीक है। और दोस्तों यदि डिफ़ॉल्टर या अपीलेंट एक्यूट किया गया है ऑफेंस से, तो कोर्ट जो है इंस्ट्रक्ट करेगी कंप्लेनेंट को कि इस अमाउंट को अपीलेंट को रिपे किया जाए। जो अपीलेट कोर्ट है वो डायरेक्ट कर सकती है अपीलेंट को कि ये जो डिपॉजिट करे ऐसे सम को जो पेंडिंग अपील है, जो कि मिनिमम हो फाइन के 20% का। दोस्तों रेट्रोएक्टिविटी की बात करें तो सेक्शन 143 का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, जबकि सेक्शन 148 का दोस्तों वो केवल पेंडिंग अपील पे अप्लाई होता है। यहाँ देखिए दो सेक्शन, एक तो सेक्शन 143 है, एक सेक्शन 148 है। तो सेक्शन 143 का कोई रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं है, लेकिन सेक्शन 148 अप्लाई होता है केवल पेंडिंग अपील पे। दोस्तों बात करें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की, इसका डेफिनेशन है एक प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक पेबल। तो ये सभी हमारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के टाइप हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है दोस्तों कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, हमेशा लिखित कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो भी अमाउंट होगा वो पार्टिकुलर करेंसी में एक्सप्रेस होगा, इसके पास टेनर होगा। दोस्तों ये पेबल किया जाएगा ऑर्डर में या बियरर को, जो प्रिजम्पशन है कंसिडरेशन, डेट, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, ये सभी चीज़ लिखा रहेगा। प्रॉमिसरी नोट की बात करें तो कोई एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग होता है जो कि मेकर साइन करता है कि हम एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है ऑर्डर पे कर देंगे, किसे, जो भी बियरर है इंस्ट्रूमेंट का। तो मेकर बोलता है कि हाँ हम सर्टेन सम ऑफ मनी इतने तारीख को मैं पेमेंट कर दूंगा, किसे पेमेंट कर दूंगा, एक बियरर को पेमेंट कर दूंगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रॉमिसरी नोट का, रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है पे करने का, कोई भी कंडीशन अटैच नहीं है, मेकर साइन करेगा दोस्तों, और पेमेंट किया जाएगा कि सर्टेन पर्सन को, बियरर को। चलिए उसके बाद दोस्तों बिल ऑफ एक्सचेंज की बात करें तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है जो कि मेकर साइन करता है, डायरेक्ट करता है एक पर्सन को कि एक सर्टेन सम ऑफ मनी जो है ऑर्डर पे करो किसी सर्टेन पर्सन को या जो बियरर इंस्ट्रूमेंट का उसे। तो बिल ऑफ एक्सचेंज भी रिटर्न इंस्ट्रूमेंट है, ड्रॉअर साइन करेगा, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई जो है सर्टेन होगा कि ये ड्रॉअर है, ये ड्रॉई है, ये पेई है। जो सम पेबल होगा वो भी सर्टेन होगा, प्रॉपर्ली स्टाम्प होगा। इसके अंदर एक ऑर्डर होगा कि एक सर्टेन मनी को पे किया जाएगा और मनी ही पे किया जाएगा। चेक की बात करें, चेक की बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ किया जाता है, और जो है पेबल जब तक डिमांड नहीं किया जाता तो पेबल नहीं होता है। तो ये भी एक तरह का बिल ऑफ एक्सचेंज है जो कि स्पेसिफाइड बैंकर पे ड्रॉ किया जाएगा, डिमांड पे पेबल होगा, प्रॉपर्ली स्टाम्प होगा। दोस्तों जो बिल ऑफ एक्सचेंज का मेकर होता है उसे ड्रॉअर कहते हैं, और जिसको भी पे करना है, जिसको पे किया जाएगा उसे ड्रॉई कहते हैं। जो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड है वो पर्सन होता है जिसका नाम जो है ड्रॉई के एडिशन में है, जिसको रिजॉर्ट किया जाता है इन केस ऑफ नीड। दोस्तों जब ड्रॉअर साइन करेगा और बिल को डिलीवर करेगा तो उसे एक्सेप्टर कहा जाता है। दोस्तों जो भी पर्सन का नाम है इंस्ट्रूमेंट में जिसे पैसा डायरेक्ट किया गया है पे करने का, वो पे ही होता है। दोस्तों बैंक ऑब्लिगेटेड है कि वो चेक जो है कस्टमर के द्वारा ड्रॉ किया गया चेक उसे पे करेगी जिसमें सफिशिएंट फंड होगा, और यदि पेमेंट का डिफ़ॉल्ट होगा तो कंपेंसेट करेगी ड्रॉअर को कोई लॉस या डैमेज के लिए। दोस्तों सफिशिएंट क्रेडिट बैलेंस की रिक्वायरमेंट है क्रेडिट और क्रेडिटर डेटर रिलेशनशिप के लिए, किसी चेक पेमेंट के लिए। कॉम्पेंसेशन यदि मान लीजिए रॉन्गफुल डिसऑनर, गलती से डिसऑनर हो गया चेक, तो वो ड्रॉअर को पेबल है। एक्सेप्शन क्या है, यदि मान लीजिए वाइंडिंग अप हो गया बैंक का, या चेक का नॉन हिडिंग ऑफ चेक क्रॉसिंग बाय बैंक, यानी कि चेक क्रॉस था और बैंक ने ध्यान नहीं दिया, तो उस केस में जो पेमेंट इन ड्यू कोर्स है उसे डिफाइन किया जाता है पेमेंट मेड इन अकॉर्डेंस विद द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ। यानी दोस्तों आपने पेमेंट तो किया टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, तो उसे कहा जाता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। कोई मैटेरियली अल्टर्ड चेक जो है उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, और अल्ट्रेशन जो है जो भी ड्रॉअर है उसके कंसेंट से या उसकी अथॉरिटी से ही डिसाइड होगा। सेक्शन 89 है हमारा NI एक्ट का 1881 का, जो कि वैसे केस से डील करता है जहाँ पे पेमेंट जो है बैंक कर रही है इंस्ट्रूमेंट के प्रेजेंटेशन पे, जो कि फॉर्ज है अल्ट्रेशन के द्वारा, जो कि अपरेंट नहीं है। तो दोस्तों ये सभी शॉर्ट रिवीजन है, मैं आपको पॉइंट वाइज समझाते चल रहा हूँ। और यदि आपको डिटेल जानकारी चाहिए दोस्तों तो
आप व्हाट्सएप करें 8292857381 पे, डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर मैंने लगभग 150 क्वेश्चन करवाए हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर से दोस्तों 5-5 MCQs करवाए, हर एक पेज से 5 से 10 MCQs करवाए हैं, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। कुछ सवाल यदि कुछ पूछा जाएगा तो वही MCQ से रहेगा जो कि मैंने अपने पेड मेंबर को प्रोवाइड किया है। सो इफ यू वांट सच टाइप ऑफ PDF यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन द नंबर शोन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक, द पेमेंट ऑफ अ चेक। तो पेमेंट ऑफ चेक यानी पर्सन को डिस्चार्ज करता है या बैंकर को डिस्चार्ज करता है लायबिलिटी से, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात है, अल्टरेशन या क्रॉसिंग को क्वेश्चन नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉनिक चेक क्या होता है दोस्तों, कोई इलेक्ट्रॉनिक इमेज के बीच में और ओरिजिनल के बीच में डिफरेंस, उसे मटेरियल अल्टरेशन माना जाता है। वेरिफिकेशन, बैंक या क्लियरिंग हाउस इमेज को वेरीफाई करेगी और जैसा ओरिजिनल में है वैसा ही इमेज भी होना चाहिए। अल्टर्ड चेक वो क्लियरली विजिबल होगा, ठीक है। और दोस्तों जो होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो पर्सन होता है जिसको पॉजिस किया जाता है, और अमाउंट जो है पार्टीज से ड्यू है वो होता है होल्डर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। फिजिकल पोजीशन कोई ज़रूरी नहीं है। इंटाइटल टू पोजीशन इन ऑन नेम इज सफिशिएंट। दोस्तों फ्रॉडलेंट एक्विजिशन, पर्सन होल्डर नहीं हो सकता यदि वो फ्रॉजरी या फ्रॉड से एक्वायर किया है किसी चेक को। होल्डर्स राइट, तो होल्डर्स क्या कर सकता है कि ब्लैंक इंडोर्समेंट कर सकता है, ओपन चेक को क्रॉस कर सकता है और नॉट नेगोशिएबल लिख सकता है क्रॉसिंग में, ये होल्डर्स की राइट है। होल्डर इन ड्यू कोर्स जो है वो इंस्ट्रूमेंट को एक्वायर कर सकता है कंसिडरेशन के लिए मैच्योरिटी से पहले और बिना किसी टाइटल में डिफेक्ट हुए। ये सभी डेफिनेशन है दोस्तों। कोई भी बैंक एक चेक पे कर सकती है किसी दूसरे बैंक पे कलेक्शन होने से पहले, और होल्डर फॉर वैल्यू हो सकती है एक बैंक। सेक्शन 131 NI एक्ट का कहता है कि कलेक्टिंग बैंक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जिसने पेमेंट रिसीव किया है किसी कस्टमर का चेक का जो कि क्रॉस किया गया था जनरली या स्पेसिफिकली टू हिमसेल्फ इन गुड फेथ, यानी उसने गुड फेथ में पेमेंट किया है। इसमें सेक्शन 131 जो है बैंकर्स को, कलेक्टिंग बैंकर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और ये जो प्रोटेक्शन है क्रॉस चेक के लिए अवेलेबल है और वैसा चेक के लिए अवेलेबल नहीं है जहाँ पे ड्रॉर का सिग्नेचर फोर्स किया गया है। सेक्शन 131 की बात कर रहे हैं दोस्तों। जो भी प्रोटेक्शन है उसको क्लेम किया जाएगा जब बैंक जो है चेक को कलेक्ट करेगी कस्टमर के एजेंट के बिहाफ में, होल्डर फॉर वैल्यू के बिहाफ में नहीं। तो आपको एजेंट कौन होता है, होल्डर फॉर वैल्यू कौन होता है, ये सभी चीज़ समझना होगा। जो कलेक्टिंग बैंकर है वो वेरीफाई करेगी प्राइमा फेसी को जेन्युइननेस ऑफ द चेक, यानी चेक कितना जेन्युइन है इसको कलेक्टिंग बैंकर वेरीफाई करेगी, ठीक है। और दोस्तों वो वेरीफाई करेगी कहीं ट्रंकेटेड तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, कोई फॉर्जरी नहीं है, कोई टैंपरिंग तो नहीं है। सेक्शन 138 NI एक्ट का दोस्तों ये पीनल प्रोविजन प्रोवाइड करता है। यदि चेक का डिसऑनर हो जाए, मान लीजिए फंड इनसफिशिएंट है और जो है इसमें यदि इस तरह के कारण डिसऑनर हो जाए तो इसका पनिशमेंट हो सकता है इम्प्रिजनमेंट, फाइन या दोनों हो सकता है। RBI ने बैंकों को डायरेक्ट किया है कि वो चेक की वैलिडिटी को 3 महीना माने 1 अप्रैल 2012 से। सेक्शन 141 NI एक्ट का दोस्तों ये रेफर करता है कि जो ऑफेंस जो है कंपनी का कमिट करती है डिसऑनर ऑफ चेक के वाले केस में उसको सेक्शन 141 कहते हैं, और जो भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल है बिजनेस के कंडक्ट के लिए वो गिल्टी माना जाएगा ऐसे ऑफेंस का। सेक्शन 147 दोस्तों डील करता है कि जितने भी ऑफेंस पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर वो कंपाउंडेबल होंगे, और सेक्शन 148 आपको अपीलेट कोर्ट को पावर देता है कि वो पेमेंट पेंडिंग अपील को ऑर्डर कर सकता है अगेंस्ट कन्विक्शन, और जो अपीलेंट है उसे ऑर्डर किया सकता है कि एक मिनिमम 20% जो फाइन है कंपेंसेशन उसे डिपॉजिट करे ट्रायल कोर्ट में। तो इसको मैंने समराइज किया एक टेबलर फॉर्मेट में। देखिए, प्रोटेक्शन फॉर कलेक्टिंग बैंकर अगेंस्ट लायबिलिटी सेक्शन 131, प्रोटेक्शन अवेलेबल ओनली फॉर क्रॉस चेक सेक्शन 131, प्रोटेक्शन नॉट अवेलेबल फॉर फोर्थ चेक सिग्नेचर सेक्शन 131, प्रोटेक्शन अवेलेबल फॉर चेक कलेक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ अ कस्टमर एजेंट सेक्शन 131, वेरिफिकेशन ऑफ द जेन्युइननेस ऑफ चेक नेसेसरी सेक्शन 131, पेनल प्रोविजन इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ चेक सेक्शन 138। जब देखिए सेक्शन इंपॉर्टेंट पॉइंट सेक्शन है उसको मैंने टेबलर फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया है। दोस्तों वैलिडिटी ऑफ चेक इस 3 मंथ, ये तो पता ही हमें। जो भी ऑफेंस एक कंपनी कमिट करती है चेक के डिसऑनर होने पे सेक्शन 141 में है। जितने भी ऑफेंस है पनिशेबल है इस एक्ट के अंदर वो कंपाउंडेबल होंगे, इस सेक्शन 147 में है। और जो कोर्ट का पावर होता है कि पेंडिंग अपील के केस में वो सेक्शन 148 में है। दोस्तों अब हम लोग यूनिट नंबर 10 पे आते हैं जो कि फेमा एक्ट 1999 है। जैसे फेरा समझिए, फेरा रेगुलेट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज को और सिक्योरिटीज़ को, ये कंजर्व करता है फॉरेन एक्सचेंज रिसोर्स को और प्रमोट करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। दोस्तों फेमा की बात करें, फेमा जो है कंसोलिडेट करता है और फॉरेन एक्सचेंज लॉ को अमेंड करता है, एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करता है। ऑथराइज पर्सन एक पर्सन होता है जो कि फेमा के अंदर ऑथराइज है कि वो फॉरेन एक्सचेंज और सिक्योरिटी से डील करे। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जो कि एसेट या लायबिलिटी को चेंज करता है भारत से बाहर किसी पर्सन का जो कि भारत में रह रहा है, ठीक है, उसका एसेट एंड लायबिलिटी यदि चेंज हो जाए। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन एक ऐसा ट्रांजेक्शन होता है जो कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं होता है, जैसे फॉरेन ट्रेड पेमेंट, बिजनेस सर्विसेज, शॉर्ट टर्म बैंकिंग, क्रेडिट फैसिलिटी, इंटरेस्ट पेमेंट। करेंसी के अंदर करेंसी नोट्स, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट सभी कुछ आ सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज के अंदर फॉरेन करेंसी और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आते हैं। अब देखिए एक टेबल मैंने आपको बनाया है जिसमें कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट, करेंसी क्या क्या चीज़ है, फॉरेन एक्सचेंज क्या है, सिक्योरिटी क्या है, ये सभी चीज़ समझाया है।
देखिए पर्सन कौन होता है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एचयूएफ हो सकता है, कंपनीज, फर्म्स, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडीज ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, या कोई भी एजेंट, ऑफिस या ब्रांच हो सकते हैं। ठीक है। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया मतलब कि एक ऐसा आदमी जो कि भारत में रह रहा है 182 दिन से ज़्यादा के लिए पिछले फाइनेंशियल ईयर में, या कोई ऐसा पर्सन या बड़ी जो कि रजिस्टर्ड है या इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, कोई ऑफिस, कोई ब्रांच, कोई एजेंसी इंडिया में जो कि ऑन या कंट्रोल किया गया है भारत से बाहर का पर्सन है। रिपैट्रिएट टू इंडिया का मतलब क्या हुआ कि भारत में जो है रियलाइज फॉरेन एक्सचेंज ला रहा है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज को बेच रहा है किसी ऑथराइज पर्सन को, ठीक है, ये होता है रिपैट्रिएट टू इंडिया। फेमा का प्रोविजन क्या है कि वो ऑथराइज पर्सन डील कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, या पेमेंट कर सकते हैं उस पर्सन को जो कि भारत से बाहर रह रहा है। एक्सपोर्टेड जो है और नेसेसरी डाटा को डिक्लेयर करेगा आरबीआई को। आरबीआई के पास पावर है कि अपॉइंट कर सकती है, इंस्पेक्ट कर सकती है ऑथराइज पर्सन को जो कि फॉरेन एक्सचेंज में डील कर रहा है। जो भी फेमा का प्रोविजन का वायलेशन होगा उसे पेनल्टीज आएगा, कन्फिस्केशन आएगा एसेट का, और प्रोसिक्यूशन आएगा। पेनल्टीज़ क्या है, तो पेनल्टी जो है जो भी सम इन्वॉल्व उसका 3 हो सकता है, थ्राइस हो सकता है, या 2 लाख हो सकता है यदि अमाउंट क्वान्टिफाइबल है। तो यदि पर्सन जो फॉरेन एक्सचेंज एक्वायर करेगा, फॉरेन सिक्योरिटी एक्वायर करेगा या इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा भारत से बाहर में जो कि प्रिस्क्राइब थ्रेशोल्ड से ज़्यादा होगा, उसको 3 टाइम द सम से पेनलाइज किया सकता है। जो एडजुकेटिंग अथॉरिटी होगी वो प्रोसिक्यूशन रिकमेंड कर सकती है, और जो गिल्टी पर्सन होगी उसको 5 साल का जेल मिल सकता है और फाइन दिया जाएगा। अब देखिए कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस क्या है, कन्फिस्केशन ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड क्या नियम है, अपील प्रोसेस क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या होता है दोस्तों। तो डायरेक्टरेट को इस्टेब्लिश किया गया है डायरेक्टर के साथ और दूसरे ऑफिसर के साथ, ताकि वो कॉन्ट्रावेंशन को इन्वेस्टिगेट कर सकें। ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर जो कि अंडर सेक्रेटरी से रैंक के नीचे नहीं होंगे वो ऑथराइज किए जाते हैं ताकि वो कॉन्ट्रावेंशन को इन्वेस्टिगेट करें, और जो दूसरे ऑफिसर्स होते हैं वही पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट में। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट एक डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट इस्टेब्लिश करती है जिसका डायरेक्टर होते हैं और दूसरे ऑफिसर्स होते हैं जिनको हम लोग ऑफिसर्स ऑफ इन्फोर्समेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को ध्यान रखना है, इसका क्या काम है मैंने आपको बताया था। और दोस्तों कोई भी पर्सन जो कि भारत में है वो एक्वायर, होल्ड ऑन, पॉजेज या ट्रांसफ़र नहीं कर सकता किसी फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेन सिक्योरिटी को या किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को जो कि भारत से बाहर है। ठीक है, यदि कोई ऑथराइज ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रिस्क्राइब किया गया है उसके पास रीज़न है ये बिलीव करने का कि कोई फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी या कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जो कि भारत से बाहर है वो कॉन्ट्रावेंशन है सेक्शन 4 का, तो वो ऐसे रीज़न को रिकॉर्ड करके राइटिंग में या ऑर्डर करके ऐसे करके वो ऑर्डर कर सकता है दोस्तों। तो ये सीजर का जो ऑर्डर होगा वो रिलेवेंट मटेरियल के साथ जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को प्लेस किया जाएगा, मतलब सीज कर सकता है। सीज करने का जो चांस है, फैसिलिटीज़ है वो दिया गया ऑथराइज ऑफिसर को। दोस्तों यूनिट 11 है हमारा पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट। ठीक है, इसके अंदर देखिए बैंक का डेफिनेशन, डेरिवेटिव क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या है, ग्रॉस सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, इशूअर कौन होते हैं, लीगल आइडेंटिफायर कौन है, नेटिंग क्या है, पेमेंट इंस्ट्रक्शन, पेमेंट ऑब्लिगेशन, पेमेंट सिस्टम, सेटलमेंट सिस्टम, पार्टिसिपेंट, ट्रेड रिपोजिटरी, सबका डेफिनेशन आप देख सकते हैं दोस्तों। फिर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी में बोर्ड मेंबर के अंदर आरबीआई के कितने मेंबर होते हैं, ऑथराइजेशन कौन करेगा, फैक्टर कौन कौन सा कंसीडर किया जाएगा ऑथराइजेशन के लिए, ऑथराइजेशन का रिफ्यूजल कब होगा, प्रोसेसिंग टाइम कितना होता है ऑथराइजेशन का। फिर दोस्तों आरबीआई के रेगुलेशन और सुपरवाइजिंग पावर के बारे में बताया गया है कि पेमेंट सिस्टम में चेंजेस, चार्जेस क्या होंगे, पावर, इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का पावर, इंस्पेक्ट करने का पावर किसके पास है, डायरेक्शन को इशू करने का पावर किसके पास है। फिर दोस्तों सेटलमेंट एंड नेटिंग की बात है, सेटलमेंट क्या होता है, ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है, नेट सेटलमेंट क्या है, पेमेंट ऑब्लिगेशन या सेटलमेंट इंस्ट्रक्शन क्या है, लॉस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसीड्यूर क्या है, फाइनलिटी ऑफ सेटलमेंट क्या है दोस्तों, और सेंट्रल काउंटर पार्टी क्या है। आरबीआई के पास पावर है कि वो कुछ रेगुलेशन कर सकती है सेक्शन 38 के अंदर, और साथ ही साथ दोस्तों ये जो रेगुलेशन है वो रिलेटेड है फंक्शन ऑफ बोर्ड से, एप्लीकेशन फॉर ऑथराइजेशन से रिलेटेड है। यूनिट 12 में दोस्तों लॉ रिलेटेड टू सिक्योरिटीज एंड मोड ऑफ चार्जेस है। चार्ज एक इंटरेस्ट होता है, एक राइट होता है जो कि बोरोवर क्रिएट करता है अपने एसेट पे। 2 तरह के चार्ज होते हैं, फिक्स चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। चार्ज का जो क्रिएशन का मेथड होता है वो नेचर ऑफ सिक्योरिटी पे डिपेंड करता है। अब देखिए टाइप ऑफ चार्ज कितने होते हैं, किस तरह से चार्ज क्रिएट किया जाता है, मॉर्गेज क्या होता है, कौन कौन से पार्टीज इन्वॉल्व है मॉर्गेज में, मॉर्गेज मनी क्या होता है, मॉर्गेज डीड क्या होता है, मॉर्गेज के टाइप कितने से हैं, सिंपल मॉर्गेज का फ्यूचर क्या है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, ये सभी चीज़ दोस्तों एक टेबलर फॉर्मेट में समराइज़ किए हुए हैं आपके इस पार्टिकुलर लेसन में। फिर मॉर्गेज अभी आप कंडीशनल सेल और यूसुफ फ्लक्चुअरी मॉर्गेज में क्या डिफरेंस है, इसको भी मैंने समराइज़ किया इस पार्टिकुलर टेबल के माध्यम से। इंग्लिश मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज में क्या डिफरेंस है, दिस इज़ ऑल्सो समराइज इन फॉर्म टेबल। उसके बाद दोस्तों मॉर्गेज का टाइप है एनोमैलस मॉर्गेज और इक्विटेबल मॉर्गेज, तो इसको भी आप देख सकते हैं दोस्तों। इसका क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, प्रायोरिटी क्या है, लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, ये सभी दोस्तों यहाँ पे समराइज़ किया गया है। उसके बाद यूनिट 13 में एप्रोप्रिएशन क्या होता है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, एप्रोप्रिएशन में सेक्शन 59 क्या कहता है, सेक्शन 60 क्या है, सेक्शन 61 क्या है, लिमिटेशन क्या है दोस्तों एप्रोप्रिएशन का, ये सब ये बताया गया है। असाइनमेंट के बारे में बताया गया है, असाइनमेंट ड्यूटी है या बर्डन है, एक्शनेबल क्लेम ट्रांसफ़र कैसे होता है, राइट का वेस्टिंग, ट्रांसफरी राइट टू स्यू, एग्जाम्पशंस, ऑल दिस थिंग हैव बीन एक्सप्लेन। प्लेस क्या होता है, असाइनिंग राइट क्या है, प्लेस, व्हाट इज़ प्लेस,
और दोस्तों प्लेस के रिगार्डिंग जो नियम है वो सही बताए गए हैं। तो ये था हमारा कंप्लीट रिवीजन ऑफ द इंटायर सेशन। तो फ्रेंड्स, यदि आपको इस तरह के वीडियोस चाहिए बाकी सभी यूनिट्स के, बाकी सभी मॉड्यूल्स के लिए, बाकी दूसरे सब्जेक्ट का, तो आप मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए। और फ्रेंड्स, यदि इफ़ यू वांट सच टाइप ऑफ PDF, द डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।